Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my second video of class 9th science chapter number 4 structure of an atom. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड गोल्डस्टीन एटॉमिक मॉडल के बारे में. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम एंड बोर मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम से. तो फोर्थ है हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. पिछले जो 1 2 3 थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए थे एटॉमिक मॉडल्स. In Rutherford experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. रदरफोर्ड जो था उसके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, उसके एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था कि उसने क्या लिए थे, अल्फा पार्टिकल्स लिए थे जो कि बहुत फास्ट मूव करते थे और उन्हें किन पे गिराना था उसको, उन्हें किन पे टकराना था उसको, तो एक थिन गोल्ड फॉइल से उनको उसे टकराना था. He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. This gold foil was about 1000 atoms thick. उसने गोल्ड फॉइल को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि वो बहुत ही जितनी पतली लेयर बन सके, पॉसिबल है जितनी पतली लेयर बनाना, उतनी वो पतली लेयर बनाना चाहता था. इसके लिए उसने गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया था. ये जो गोल्ड फॉइल थी ये 1000 एटम्स थिक, मतलब जितने 1000 एटम्स थिक होते हैं उसके बराबर ये गोल्ड फॉइल बनी थी. अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस. सो जो अल्फा पार्टिकल्स थे, जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिए थे जिन्हें वो गोल्ड फॉइल से टकराता, वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे तो वो बेसिकली क्या थे, तो वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डबली चार्ज हीलियम आयंस थे. मतलब हीलियम आयन जिन पे क्या था, 2+ साइन था. Since they have a mass of 4 unit, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. इनका जो मास था वो 4 था, 4 यूनिट था. तो ये जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे, जो जिन्हें हम हीलियम आयंस, डबली चार्ज हीलियम आयंस कह रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी. It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो डबली चार्ज हीलियम आयंस हैं, वो डिफ्लेक्ट होंगे. किससे डिफ्लेक्ट होंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. क्योंकि जो आपकी जो फॉइल है, जो थिन फॉइल है, जो गोल्ड की थिन फॉइल है, उसमें गोल्ड के एटम्स होंगे और वो जो गोल्ड के एटम्स हैं उसमें उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो इनसे टकराने के बाद जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं गोल्ड एटम्स के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स इनसे टकराएंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे. तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डिफ्लेक्शन होगा. अब इस टेबल को देख लेते हैं. इसमें ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, 3 ऑब्जर्वेशंस हैं और किस इन्फेरेंस की वजह से हो रहे थे वो दिए गए हैं. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड. तो जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया था तो उसे ये पता चला कि बहुत से अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉइल से पास हो गए थे बिना डिफ्लेक्शन के. मतलब डिफ्लेक्शन नहीं हुआ लेकिन वो आराम से क्या हुआ, गोल्ड फॉइल से पास हो गए थे. इसका इन्फेरेंस ये है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर जो था वो एम्प्टी था. इसकी वजह से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं बिना डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉइल से पास हो गए थे. सेकेंड ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड. बहुत कम पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे. इन्फेरेंस इस पॉइंट का ये है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस. जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था. तो बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए थे. थर्ड है, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 1 lakh completely rebound on hitting the gold foil. बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स, 1 लाख में मान लो एक अल्फा पार्टिकल, वो कंप्लीटली पूरी तरीके से रिबाउंड हुआ था ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल. जब वो गोल्ड फॉइल से टकराया तो वो कंप्लीटली क्या हो गया, रिबाउंड हो गया.
इसका इन्फेरेंस क्या है? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल साइज। तो इसका इन्फेरेंस ये है कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर मैं टोटल साइज ऑफ एटम की बात करूं तो उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट, limitations of Rutherford's model. The orbital revolution of the electron is not expected to be stable. जो इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो ऑर्बिट्स में करते हैं। जो ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन था इलेक्ट्रॉन का वो स्टेबल नहीं पाया गया था। Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. तो जो ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन था इलेक्ट्रॉन का वो स्टेबल नहीं पाया गया था, और कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो वो एक्सेलरेशन में जरूर जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। और जब एक्सेलरेशन में जाता है, जब वो सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसे एक्सेलरेशन में जाना होता है। और जब एक्सेलरेशन के दौरान क्या होता है, चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। Thus, the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा रिवॉल्व करते हुए ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा और फाइनली वो किस में गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। Next, if this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. अगर ऐसा होता तो क्या होता, जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल होता, उसे हाईली अनस्टेबल होना चाहिए था, और जो मैटर है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता जिस फॉर्म में आज हम उसे जानते हैं मैटर को। सो वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, और हम ये जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो ज्यादातर क्वाइट स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम। In order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. तो ये जो ऑब्जेक्शंस या जो लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की, जो लिमिटेशंस थी या जो ऑब्जेक्शंस जो खड़े हुए थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के अगेंस्ट, तो उसको ओवरकम करने के लिए नील्स बोर ने कुछ पॉस्टुलेट्स, कुछ पॉइंट्स दिए थे मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। तो पहला पॉइंट था, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स होते हैं, बस वही जो होते हैं एटम के अंदर अलाउ होते हैं। नेक्स्ट, while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy. जब वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। These orbits or shells are called energy levels. So जो special orbits हैं या discrete orbits हैं जिसमें electrons revolve कर रहा है, तो इन्हीं orbits को क्या कहते हैं, shells भी कह सकते हैं और energy levels इन्हें कहा जाता है। तो आप orbits कह लो या फिर आप shells कह लो, और energy levels एक ही बात है। These orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N or the numbers n is equal to 1, 2, 3, 4. So मैंने अभी आपको बताया ऑर्बिट्स कह लो या शेल्स कह लो, और ऑर्बिट्स और शेल्स को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। ये जो ऑर्बिट्स और शेल्स हैं इन्हें आप लेटर्स से भी डिनोट कर सकते हो। सपोज अगर दो शेल्स हैं तो के और एल हो जाएगा, अगर तीन शेल्स हैं या तीन ऑर्बिट्स हैं तो के एल एम हो जाएगा, अगर चार ऑर्बिट्स या चार शेल्स हैं तो के एल एम एन हो जाएगा, या फिर आप नंबर से भी इन्हें डिनोट कर सकते हो, जैसे कि n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अगर दो ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं तो नंबर हो जाएगा 1 और 2। अगर तीन ऑर्बिट्स और शेल्स हैं तो नंबर हो जाएगा 1, 2, 3। अगर चार ऑर्बिट्स और शेल्स हैं तो नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो आप लेटर्स से भी डिनोट कर सकते हो ऑर्बिट्स और शेल्स को, और या फिर नंबर्स से डिनोट कर सकते हो 1, 2, 3, 4। ओके, जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखा रखा है नीचे, सबसे सेंटर में न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के बाहर जो है ऑर्बिट या शेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल है उसे कहते हैं के शेल। अगर मैं लेटर से बोलूं तो के शेल, और नंबर से बोलूं तो एन क्या होगा, 1, फर्स्ट शेल। सेकंड, उससे थोड़ा क्या होगा, सेकंड नंबर पे होगा। के शेल के बाद एल शेल आएगा, उसमें नंबर क्या होगा, 2। एल के बाद एम आएगा जो थर्ड शेल होगा, एन इज इक्वल टू 3। देन एम के बाद एन शेल आएगा जो नंबर क्या है इसका, 4th। तो इस तरह से जो सबसे करीब है न्यूक्लियस के वो है आपका के शेल, फिर एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसी नंबरिंग 1 2, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। इस तरह से क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। तो अभी मैंने आपको बताए थे ऑर्बिट्स और शेल्स, इनको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी उस शेल की, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह सकते हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तो फर्स्ट है हमारा के शेल। इसका फॉर्मूला होता है 2n², वेयर n इज इक्वल टू शेल नंबर। जो आपका शेल का नंबर है, जैसे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट शेल की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे n हो जाएगा 1, और फर्स्ट शेल क्या है आपका, के शेल है। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड शेल की बात कर रही हूँ तो n हो जाएगा 2, तो वो आपका कौन सा शेल हो जाएगा, वो हो जाएगा L। तो इस तरह से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन शेल के शेल। तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो है 2n², जहाँ पे n क्या डिनोट कर रहा है, शेल नंबर। तो 2 इंटू 2 तो होगा ही, इंटू n की जगह क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि के शेल कौन सा शेल नंबर को डिनोट करता है, 1 को, तो 1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 2। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो के शेल है, जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल है के शेल, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो। देन सेकंड एल शेल। एल शेल फिर से वही फॉर्मूला 2n², 2 इंटू, अब जो एल शेल है उसमें जो शेल नंबर है वो है 2, तो क्या हो जाएगा, n की जगह क्या लिखोगे, 2। तो 2 इंटू 2 की पावर 2, तो दैट विल गिव यू 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपको फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपका एल शेल है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर सकते हो। देन थर्ड है हमारा एम शेल। एम हमारा थर्ड शेल है, तो फिर से वही फॉर्मूला 2n²। अब n की जगह मैं क्या रखूंगी, थर्ड शेल है तो 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी रहेगी, 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स मैं प्लेस कर सकती हूँ एम शेल में, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। देन नेक्स्ट है हमारा एन शेल। एन शेल में वही 2n² वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो एन शेल है फोर्थ शेल, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, इट विल गिव यू 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है एन शेल की वो है 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल अप कर सकते हो, 32 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज्यादा नहीं। तो फर्स्ट जो के शेल था, जो न्यूक्लियस के पास था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एल शेल आया उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, फिर एम शेल आया उसमें 18 इलेक्ट्रॉन, फिर एन शेल आया उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे करके आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करते हो। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल अप होते हैं, उनकी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, एन शेल में। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोबार्स क्या होता है, इसके बारे में। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.